तो मेरे प्यारे बच्चों, देव कविता हम पढ़ रहे हैं। देव की सवैया और कवित्त। तो दो सवैया पढ़ लिया हमने, कवित्त पढ़ लिया। अब लास्ट कवित्त उनका जो बचा हुआ है इसको पार्ट 2 हिस्सों में बांटेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि बड़ा है ज़रा, एक बार की वीडियो में ये नहीं बन सकता। ब्रजभाषा है, रीतिकालीन कवि हैं थे ये देव, ये दिमाग में रखना है। और इन्होंने जो है सौंदर्य और प्रेम का वर्णन इसमें कविता के माध्यम से हुआ है इसमें कवित्व में। तो कवित्व में अब जो पढ़ रहे हैं ये प्रकृति के सौंदर्य से जुड़ा हुआ पद है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि सौंदर्य चित्रण है, संवेदनशील है, बहुत मनोहारी है, शरतकालीन रात है। और शरतकालीन रात में जो शरत काल का जो चंद्रमा है उसकी चांदनी जो चारों ओर बिखरी हुई है, उसके सौंदर्य से यहाँ पर आपको जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो उसमें पूर्णिमा के समय चंद्रमा कितना सुंदर लगता है, आसमान में कैसी चांदनी छिटकी रहती है, इस सब का चित्रण इसमें हुआ है। तो हम आपको शुरू के 4 लाइन लेने के बाद फिर नीचे की 4 लाइन लेंगे। फटिक सिलानी सुधारियो सुधा मंदिर, उधर दधि को अधिकाई उमगे अमंद है, बाहर ते भीतर लो भीत न दिखावे दे, दूध को सो फैन फैलियो आंगन परस बंद है। यहाँ तक लेते हैं। शरद पूर्णिमा में चंद्रमा की और जो आसमान में चांदनी बिखरी हुई है उसका मनोहारी चित्रण आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो ये जो है चंद्रमा कोई किसी घर में तो पड़ता नहीं है, पूरे संसार में उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो यहाँ पर चंद्रमा का जो सौंदर्य है वो पूरे संसार में किस तरीके से दिखाई दे रहा है उसका चित्रण देखिएगा। चंद्रमा और चंद्रमा से चिटकी हुई चांदनी, ठीक है। फटिक की सिलानी फटिक स्फटिक पत्थर से लिया गया है। स्फटिक पत्थर जैसे आपको बताएं कि पारदर्शी होता है। स्फटिक पत्थर जो होता है सफ़ेद रंग का, उसमें कोई दीवार नहीं होती, कोई आड़ नहीं होती, बिल्कुल सीधा सामने से पीछे तक का एकदम साफ दिखाई देता है। स्फटिक सिलानी से सुधारियो सुधा मंदिर, मानो ये संसार जो है वो बिल्कुल पारदर्शी स्पष्ट स्फटिक शिला के समान सुंदर दिखाई दे रहा है। अब उदधि माना होता है समुद्र, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमन। ये जो संसार में जो ये समुद्र है, ये समुद्र खारे पानी का समुद्र नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है दधि माने दही से भरा हुआ है पूरा समुद्र। तो ये भी एक सौंदर्य, नई उपमा ली है उन्होंने कि समुद्र में जैसे लग रहा है कि दही भरा हुआ है, और कि सफ़ेद है ना दही, और चांदनी है वो सफ़ेद चमक रही है। दधी से भरा हुआ पूरा समुद्र है और हल्की हल्की तरंगें जो हैं समुद्र में उसकी उठ रही हैं। बाहर से भीतर लो भीत न दिखावे देव अपने कवि खुद कह रहे हैं कि कवि कहता है देव कवि कि बाहर से लेकर भीतर तक कोई भी भीति माने दीवार, कोई दीवार नहीं है, एकदम पारदर्शिता है, इतना सौंदर्य है, इतना साफ सुथरा है कि अंदर से बाहर तक सब एकदम स्पष्ट उसको देखा जा सकता है। बाहर ते भीतर लो देख न दिवाई देव, दूर सो फैल्यो आंगन फरस बंद है। तो आंगन कोई घर का आंगन नहीं है, आंगन मतलब धरती है ना। तो धरती में ऐसा लगता है कि दूध का फैन फैला हुआ है। देखिए थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी है, परंतु सौंदर्य है, सौंदर्य चित्रण किया हुआ है, नए उपमाएं लिए हैं। धरती का जो थल हिस्सा है उसमें लगता है दूध का फैन चारों तरफ फैला हुआ है, और उसके प्रकृति में सुंदरता ही सुंदरता दिखाई दे रही है। तो शरद पूर्णिमा में आसमान की जो चांदनी छिटकी हुई है, उस चांदनी का असर इतना गहरा दिखाई दे रहा है संसार के ऊपर कि आसमान तो सुंदर दिखाई दे ही रहा है, साथ ही ये आसमान और धरती और समुद्र इनके बीच में कोई वो दीवार नहीं है, कोई दीवार नहीं है। सौंदर्य से सब एकदम सराबोर हो गए हैं। पूरा प्राकृतिक सौंदर्य मन को मोहित करने वाला है। स्फटिक शिला के समान सुंदर दिखाई दे रहा है संसार। समुद्र में लगता है दही भरा हुआ है, उसकी फेन तरंगे में उसकी चमक दिखाई दे रही है। बाहर से भीतर तो कोई दीवार दिखाई नहीं देती, और ये आंगन, ये थल भाग जो है ऐसा लगता है दूध का फेन यहाँ पर फैला हुआ है। बिल्कुल शाब्दिक व्याख्या आपके समक्ष यहाँ पर की है और पंक्तिबद्ध समझाने का प्रयास किया है। अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में इसके नीचे की 4 लाइनें हैं वो आपको समझ आते हैं। ब्रजभाषा है, ध्यान में रखिएगा। और अनुप्रास अलंकार है, सौंदर्य है, ब्रजभाषा का सौंदर्य स्पष्ट दिखाई दिया है। नए उपमाओं से कवि ने आपको प्रकृति के सौंदर्य से जोड़ा है। सौंदर्य किसका है? शरद पूर्णिमा में आसमान में जो चांदनी छिटकी हुई है
उसके सौंदर्य से आपको जोड़ने का कवि ने प्रयास किया है। ठीक है प्यारे बच्चे, थैंक यू।